शर्मा जी थारी लुगाई लागे तुम्हारी जैसी, पर मैं थारी लुगाई नासू। मारा नाम कुमारी कुसुम सांगवाने से, यो मेरी सहेली से पिंकी। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज में पढ़ू छू। स्पोर्ट कोटे से एडमिशन लिया, नेशनल लेवल के एथलीट छू। जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में 2 कौन। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मिस इंडिया 2, लेकिन मैं उसका ऑडिशन ही नहीं दे पाई थी, क्योंकि जब हाइट मेजरमेंट हो रहा था तो मेरी 2 mm हाइट कम रह गई। पहला अटेम्प्ट तो ऐसे ही बिना पढ़े दे दिया था, बट दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मेरा जीएस निकल जाता था, पर सीसेट रह जाता था। मैथ्स में मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं सारी होप्स खो चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी एक्चुअली इस प्रोसेस से। जब मैं प्रीलिम्स और मेंस दे रही थी, सो माई फादर वॉज नॉट वेल, ही वॉज इन ICU, सो आई हैड टू गो माई होम एंड देन कम बैक। मेरे जो रिसोर्सेज थे वो एक टाइम पे बहुत सारे थे, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। मेरे लिए जो चीज़ काम करती है वो है पिक्टोरियल मेमोरी। तो मैं चीज़ों को देखती हूँ और वो किस पेज पे लिखी थी, कैसे लिखी थी, तो वो मुझे याद रह जाता है। ऊपर लिखा था, नीचे लिखा था। और जब मैं उसे बार बार रोज़ देखती हूँ और हर 1 महीने में आके हर नोट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में। जिस दिन पढ़ाई नहीं होती है, वो जनरली सबके साथ होता है। सबको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और लगता है कि शायद ये जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थी, मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस भी ठीक नहीं है। पर उस दौरान मैं सिर्फ ये करती थी कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को मैं भले ही बेमन से करूं, पर कर लेती थी कि अगर नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, पर एटलीस्ट उसे करके आ जाएंगे। हमेशा अपनी उन चीज़ों के बारे में याद करें जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव है। दोस्तों, मेरे साथ हैं तस्कीन खान, जो एथलीट्स भी रही हैं, ड्रामा प्लेयर में भी रही हैं और मॉडलिंग भी इनका बहुत बड़ा शौक़ रहा है। ये मल्टीपल टैलेंट्स होने के बाद इन्हें लगा कि हम सिविल सर्विसेज में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। देन शी हैज़ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, और फॉर्चुनेटली इस बार UPSC 2022 में इनको अच्छा मौका मिला है। इनकी सिलेक्शन हुई है UPSC में, और नाउ शी इज़ गोइंग टू बी आइदर IRS और IPS एस्पिरेंट है वो। सबसे पहला क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं कि आप UPSC में क्यों आई हैं? अपने कॉलेज टाइम से ही मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट प्लेस और थिएटर वगैरह करती थी, जो कि सोशल थीम की तरफ उनका अट्रैक्शन रहता था। इसके अलावा मैं NSS में भी वॉलंटियर थी, और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के दौरान भी हमने काफ़ी ज़्यादा सोशल प्रोग्राम्स किए। जब मैं थिएटर और क्या बोलते हैं स्ट्रीट प्लेस कर रही थी, तो उस दौरान हम लोग देहरादून में जनरली किया करते थे, वहाँ के बैकवर्ड एरियाज़ में जाके। तो मुझे ये लगा कि बाय डूइंग थिएटर या फिर स्ट्रीट प्लेस आप एक स्मॉल तबके तक या स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंच सकते हो। और वॉलंटियरिज्म अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि कई बार आपको, अगर आप एक रियल ग्राउंड लेवल चेंज लाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो कैपेसिटी चाहिए होती है कि आप लोगों को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर पाए या उनकी डायरेक्टली हेल्प कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिशा में मुझे लगा कि शायद स्ट्रीट प्लेस को लोग सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं, शायद उससे उतना अच्छा मैसेज ना पहुँचे। मगर अगर UPSC सिविल सर्विसेज में अगर आप आते हैं, तो फिर वहाँ पे आप बहुत सारे ग्राउंड लेवल चेंजेस अपने लेवल पे कर सकते हैं। कब आपको लगा कि UPSC हमें करना चाहिए, और इसके लिए क्या पेरेंट्स या फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर थी? नहीं, फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था, और उन्हें बस ये चाहिए था कि मैं जल्दी से जल्दी इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाऊं, क्योंकि हमारी फैमिली जो है उसका इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बैकग्राउंड नहीं था, और पापा भी काफ़ी जल्दी रिटायर हो गए। तो पॉइंट ये था कि मैं ये चाह रही थी कि जल्दी से जल्दी किसी ऐसी फील्ड में जाया जाए जहाँ पे हम थोड़ा जल्दी अर्न करना स्टार्ट कर दें। तो अकॉर्डिंग टू माई टैलेंट्स एंड ऑल, मुझे लगा कि शायद एक्टिंग और मॉडलिंग या पैजेंट्री जो है, इट इज़ अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी। बट सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर मिस इंडिया 2, लेकिन मैं उसका ऑडिशन ही नहीं दे पाई थी, क्योंकि जब हाइट मेजरमेंट हो रहा था तो मेरी 2 mm हाइट कम रह गई थी। फिर इस वजह से मैं वहाँ पे ऑडिशन ही नहीं दे पाई, और उसके बाद फिर मैंने नेशनल थिएटर ऑफ कोलकाता के लिए परफॉर्म किया और काफ़ी सारे प्लेस किए। लेकिन ये था कि मेरे पापा का रिटायरमेंट हो गया था, तो हमें जल्दी से जल्दी कुछ इकोनॉमिकली स्टेबल ऑप्शन देखना था। तो मुझे लगा कि शायद इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, और शायद आपको आउटकम उतना ना मिले अगर आपकी जान पहचान नहीं है वहाँ पे जितना आप चाहते हैं, और क्योंकि टैलेंट होना शायद सिर्फ काफ़ी नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि कोई ऐसी फील्ड में जाना भी ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे आपको उतना आउटकम मिले जितनी आप मेहनत करते हैं।
तो कहीं ना कहीं जब मैं अपने कॉलेज लेवल पे ये सारी सोशल थीम्स पे सोशल प्लेज एंड ऑल करती थी, तो मुझे वो चीज़ ट्रिगर हुई कि क्यों ना उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। पर मैं थिएटर आर्टिस्ट थी और मैंने कुछ नेशनल थिएटर्स के लिए परफॉर्म किया है। इसके अलावा मैंने क्या परफॉर्म किया, उसमें क्या था? हमारा एक प्ले हुआ था 30 पीसेज ऑफ सिल्वर बाय हावर्ड फास्ट। तो वो हमने उसका हिंदी वर्जन हमने कोलकाता नेशनल थिएटर फेस्टिवल कोलकाता में जो हर ईयर होता है वहाँ हमने परफॉर्म किया था। ये मुझे अभी याद आ पा रहा है। इसके अलावा काफ़ी सारे प्लेस हम लोग कॉलेज में भी किया करते थे और आरटीआई किस तरह के प्लेस होते थे, उसमें क्या करते थी, मतलब क्या होता था उसमें? जनरली सोशल थीम पे बेस्ड होते थे, अच्छा। जैसे विच हंटिंग हो गया या फिर वुमेन एम्पावरमेंट, अल्कोहल इन यूथ, ये सारे इश्यूज़ पे हम लोग किया करते कोई ऐसी एक्टिंग, कोई ऐसी मेमोरीज जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप में एज ए टैलेंट है? टैलेंट तो पता नहीं, पर ये है कि अभी मुझे ऐसा कोई डायलॉग तो याद नहीं आ रहा है किसी प्ले का। पर कंगना रनौत की मैं थोड़ी बहुत मिमिक्री कर लेती हूँ, तो उसी का मैं एक डायलॉग है जो मैं हमेशा सबको खुश करने के लिए बोलती रहती हूँ। वो कुछ ऐसा है कि तनु इट्स मनु रिटर्न से करके फिल्म आई थी, तो उसमें जो कंगना का रोल है दूसरा वाला, तो उसमें वो बोलती है कि शर्मा जी थारी लुगाई लागे तुम्हारी जैसी, पर मैं थारी लुगाई नासू। मारा नाम कुमारी कुसुम सांगवाने से, यो मेरी सहेली से पिंकी। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज में पढ़ू छू। स्पोर्ट कोटे से एडमिशन लिया, नेशनल लेवल के एथलीट्स हूँ। जिला जज्जर 124507 और फ़ोन नंबर में 2 कोना। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। मॉडलिंग के दौरान ही इंस्टाग्राम पे एक फॉलोअर थे मेरे जो ऑलरेडी ऑफिसर थे, तो उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि सर ये सब चीज़ें क्या होती है और कैसे क्या करना है। तो देन ही गाइडेड मी एट दैट पॉइंट, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि हाँ आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, बस ये है कि पढ़ना पड़ता है। तो मैंने बोला कि ठीक है सर मैं पढ़ लूँगी। तो उन्होंने बोला कि हाँ अभी आप पढ़ो। तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो ऐसे ही दे दिया था बिना पढ़े। आपके ऑप्शनल पेपर क्या थे? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। और ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से थे? ग्रेजुएशन में मेरे पास था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये मेरा चौथा अटैम्प्ट था और मैंने शुरुआत की थी 2019 सितंबर से लगभग, हाँ सितंबर ही था। और इससे पहले पहला अटैम्प्ट तो ऐसे ही बिना पढ़े दे दिया था, बट दूसरे तीसरे अटैम्प्ट में मेरा जीएस निकल जाता था, पर सीसेट रह जाता था किसी वजह से, क्योंकि मैथ्स में मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। तो इस बार दोनों चीज़ें निकली, फिर मेंस भी निकल गया और इंटरव्यू भी हो गया। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने प्रिपरेशन शुरुआत की, तो कहाँ से, कैसे, कोई कोचिंग वगैरह ली? क्योंकि एक बिल्कुल ये डिफरेंट फील्ड था आपके लिए, और इसको पहले समझना, उसको तैयारी करनी, पढ़ाई कैसे करनी, ये सारी चीज़ समझने में काफ़ी टाइम लगता है। तो कैसी कैसी सारी चीज़ें आपने की शुरुआती दौर में? पहले तो मैंने अपने लेवल पे ही प्रिपरेशन शुरू की थी। तो जैसे सब लोग बोलते कि एनसीईआरटीज़ पढ़िए और ये सब कीजिए, तो वो मैंने पढ़ा था। और स्कूल लेवल में मैं ठीक ठाक स्टूडेंट थी, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें याद भी थी। तो वो एनसीईआरटीज़ मैंने अपनी पुरानी निकाली। उस समय हम लोगों का सोशल साइंस हिंदी में था मेरा, तो मैंने वो सब हिंदी में ही पढ़ा। और फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे हज कमेटी के बारे में बताया कि वो एग्ज़ाम लेते हैं और वो आपको मुफ्त में कोचिंग करवाते हैं, और सिर्फ आपको खाने का पैसा वहाँ देना पड़ता है। तो फिर मैंने, आप हज कमेटी गए? जी, मैंने उसका एंट्रेंस दिया और वो हो गया। क्योंकि उस साल हज कमेटी का पेपर जो था वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था, तो वो आप क्वालिफाई कर सकते थे। तो उसके बाद फिर मैं हज कमेटी गई, और फिर वहाँ से मेरी जो मेन फाउंडेशन थी पढ़ाई की, वहाँ के मेंटर्स और सब लोगों ने वहाँ से मुझे वो फिर वहाँ से। जी। तो इस बार आपको कैसा लग रहा था? प्रिपरेशन आपने की, स्टूडेंट भी अच्छी रही आप, और इस बार कैसा लग रहा था आपके रिज़ल्ट को लेके? आप किस तरह से होपफुल थी? मैं बिल्कुल होपफुल नहीं थी। अच्छा। और मैं सारी होप्स खो चुकी थी, और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी एक्चुअली इस प्रोसेस से। क्योंकि हज कमेटी से ही मैंने अपनी तैयारी जब शुरू कर दी थी, तो पढ़ाई लिखाई को मैं थोड़े ज़्यादा समय देती हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि मुझे बहुत टाइम बाद चीज़ें समझ में आती, एकदम से अगर मैं पढ़ूँ तो नहीं समझ में आती, तो काफ़ी रटना भी पड़ता था। तो ये था कि अब जर्नी भी बहुत लंबी हो गई थी, हज कमेटी से जामिया से अतिया फाउंडेशन, और उस दौरान बहुत सारी स्ट्रगल्स भी आई। जैसे कि अभी जब मैं प्रीलिम्स और मेंस दे रही थी, सो माय फादर वाज नॉट वेल, ही वाज इन आईसीयू, सो आई हैड टू गो माय होम एंड देन कम बैक।
ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी, पहली चीज़ तो ये है। और प्रीलिम्स के टाइम मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, और जो पहले की प्रिपरेशन थी उसने मेरी काफ़ी मदद की। बस ये था कि मैं जिस समय एग्ज़ाम दे रही थी उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा उस मोमेंट में थी और कर पा रही थी चीज़ें। फिर जब मेंस आया तो मेंस की मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छे से नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुझे घर जाना पड़ता था और सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती थी, क्योंकि सिर्फ मेरी मम्मी हैं और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और मेरी छोटी बहन है वो खुद अपना पढ़ रही है, वो मैनेज नहीं कर सकती है सारी चीज़ें। मैं इंटरव्यू की बात करूँगा, क्योंकि आपकी जो बैकग्राउंड रही है, मॉडलिंग की रही है, फिल्म इंडस्ट्रीज से रहा, आप एथलीट्स पे रही हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो क्या मॉडलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू में, या एथलीट्स से, या कुछ ऐसी चीज़ें बताइए? क्वेश्चंस मेरे जनरली डैव बेस्ड ही थे, लेकिन कुछ जीएस बेस्ड भी थे क्वेश्चंस। डैव बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मेजरली थिएटर से थे, और मेरा जो शौक़ है कस्टमाइजेशन ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एंड इसके अलावा यही एक्टिंग इन स्ट्रीट प्लेज एंड ऑल, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझसे। इसके अलावा जनरल इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, मिशन कर्मयोगी पे, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और साथ में बहुत सारी चीज़ें और भी थी जो मुझे अभी शायद याद नहीं आ पा रही है। तो काफ़ी बैलेंस्ड इंटरव्यू था मेरा। ये 4th अटैम्प्ट था, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज के बारे में। प्रीलिम्स के बारे में बताइए कि प्रीलिम्स की शुरुआत जो आपने तैयारी की, तो एज ए लेमन जो नया स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, उसको अगर शुरुआत करना चाहता है तो किन किन बातों को ध्यान रखे, और रिसोर्सेज का सिलेक्शन कैसे करें, और आपने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ की थी जनरल स्टडीज़ के लिए? मेरे जो रिसोर्सेज थे वो एक टाइम पे बहुत सारे थे, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मैंने एक जो जनरल काम किया था वो ये किया था कि मैं जो हज कमेटी में क्लासेस होती थी वो सारी अटेंड करती थी, तो उससे मुझे क्या मिलता था, एक बैकग्राउंड मिल जाता था चीज़ों का। और उसके बाद मैं वापस आके एनसीईआरटीज़ पढ़ती थी, और वही टॉपिक को मैं स्टैंडर्ड बुक से भी एक बार देख लेती थी कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, और मैं उसे वहीं ऐड कर लेती थी। तो अगर आप अभी मेरे नोट्स भी देखेंगे तो वो ऐसे है कि एक छोटी सी चीज़ और उसमें बहुत सारी चीज़ें चिपकी हुई है तो बहुत ज़्यादा एडिशन है। लेकिन ये है कि 4th अटेम्प्ट तक भी मैंने वही एक अपनी कॉपी जो बना ली थी उसी में एडिशन किया, सब कुछ उसी में किया, और हमेशा उसी को एक बेस बना के उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कोई और चीज़ देखूंगी, तो मैं पहले उसी को रिवाइज करती थी और उसके बाद किसी और चीज़ की तरफ जाती थी, या कुछ भी एडिशन या डिलीशन अगर मुझे करना होता था। मेंस की बात बताएं, अगर मेंस के बारे में बात करें तो मेंस के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, और आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी मेंस के लिए, और क्या मेंस में आपने किसी की हेल्प ली, और किस तरह से किया मेंस क्लियर आपने? क्योंकि मेंस के टाइम पे आई वाज नॉट वेल, आई मीन मेंटली आई वाज नॉट वेल। क्यों, क्या हो गया था? वही मेरे पापा की तबीयत, प्री में तबीयत खराब थी, मेंस की वक्त नहीं था? प्री मेन दोनों के वाज नॉट वेल। सो इसलिए उस वक्त में मुझे ये था कि शायद मुझे प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और 4 साल हो गए थे तो पढ़ लिया था काफ़ी सारा, तो मैंने जो ध्यान दिया वो आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया बहुत ज़्यादा, और मैं आंसर्स लिखा करती थी, अपने आप बनाया करती थी, और फिर कभी कभी अपने आप चेक भी कर लिया करती थी, और मेरा एक दोस्त था उससे भी मैं चेक करवाया करती थी। ही इज़ अ वेरी गुड, ही हैज़ वेरी गुड आंसर राइटिंग स्किल्स। मुझे नहीं पता मेरे आंसर्स बेस्ट हैं या नहीं हैं और मैं किस हिसाब से लिखा करती थी, पर ये था कि वही जो 3 चीज़ें होती हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, इन तीनों पे मैं ध्यान देती थी। और मेरा जनरली ये होता था कि कोई भी पॉइंट अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं उसे 1-2 लाइन में एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँ और साथ में एक एग्जाम्पल उसके साथ लिख दूँ। तो यही मैंने पूरी जर्नी में किया। न्यूज़पेपर्स वगैरह या मैगज़ीन्स वगैरह मैं जब भी पढ़ा करती थी, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स का कलेक्शन कर लिया करती थी। ये बेस्ट पार्ट है। और वो चीज़ जो था वो एग्जाम्पल्स मैं लगभग हर 3-4 दिन में रिवाइज़ करती रहती थी, ताकि वो मेरे दिमाग में बैठ जाएं। और मैंने एक और काम किया था कि जो यूपीएससी के टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से मैंने सारे एग्जाम्पल्स को पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो उससे ये होता था कि कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है, चाहे GS2 में हो, सिटीज़न चार्टर पे या फिर NGO पे, तो कुछ ना कुछ याद आ जाता था उससे रिलेटेड, और अगर एग्जाम्पल याद रहता था तो फिर पॉइंट भी वो याद रह जाता था। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर्स आर द बेस्ट सोर्स, और मैं जनरली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, और जो भी उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लगता था उसे मैं अपने पास लिख लिया करती थी, और ज़्यादा टाइम नहीं देती थी मैं न्यूज़पेपर को। लेकिन मेरा बस एक फोकस रहता था कि एक तो एडिटोरियल पेज से ओपिनियन बन जाए, और दूसरी चीज़ ये कि कुछ एग्जाम्पल्स अगर न्यूज़पेपर में मिल रहे हैं तो वो चीज़ मुझे याद रह जाए। और न्यूज़पेपर इसलिए भी अच्छा सोर्स होते हैं एग्जाम्पल्स याद रखने का, क्योंकि अगर आप उसे डेली बेसिस पे याद करते हैं
और लिखते हैं तो आपको याद रह जाता है कि कौन सी महीने में आपने क्या पढ़ा था और क्या, तो वो याद करने में आपको ईजी रहता है। ठीक, एक तो ये था कि मैंने अपने नोट्स अपने आप बनाए और उसी नोट्स में मैं एडिशन करती थी। अच्छा। तो मेरे लिए जो चीज़ काम करती है वो है पिक्टोरियल मेमोरी। पिक्टोरियल, जी बिल्कुल। अच्छा। तो मैं चीज़ों को देखती हूँ और वो किस पेज पे लिखी थी, कैसे लिखी थी, तो वो मुझे याद रह जाता है, ऊपर लिखा था, नीचे लिखा था। और जब मैं उसे बार बार रोज़ देखती हूँ और हर एक महीने में आके हर नोट्स को रिवाइज़ कर लेती हूँ तो वो चीज़ मेरे दिमाग में रहती है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ याद रखनी है तो उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो यही है कि सबसे पहले आप या तो अपने नोट्स बनाएं या फिर अपने जो भी आपने हाईलाइट किया हुआ है उसे आप बार बार पढ़ते रहें और एक ही चीज़ को अलग अलग जगह से ना पढ़ें, एक ही जगह से उसे पढ़ें। एक अपने नोट्स बनाएं, उसको अपना फाउंडेशन रखें। कुछ भी अगर नया पढ़ रहे हैं तो पहले उन नोट्स को आप रिवाइज़ करें, उसके बाद आप नई चीज़ पे जाएं और ट्राई करें कि उन्हीं नोट्स में आप चीज़ों को ऐड करें, क्योंकि वो चीज़ फिर आपको याद रहेगी कि ये मेरे पास पहले से अवेलेबल था और ये चीज़ मैंने उसमें ऐड करी। और वहाँ पे जब आप मेंस के आंसर लिख रहे होते हैं तो आपके दिमाग में वही चीज़ें आती हैं जो आपके नोट्स में हो या जो आपने बहुत बार पढ़ी है। हम लोग बोलते हैं कि रटना जिसे, उससे मुझे ज़्यादा याद रहती हैं। तो मैं वही चीज़ करती थी क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए वर्क करती थी। आपको वो करनी चाहिए। जी जी। क्या आपकी इस जर्नी में कभी ऐसी डीमोटिवेशन वाली चीज़ें आई, और अगर आई तो उससे आप कैसे बाहर आई और अपने आप को मोटिवेट रखा इस प्रिपरेशन में? डीमोटिवेशन तो हर दिन ही होता है मुझे। तो ये होता है कि जिस दिन पढ़ाई नहीं होती है वो जनरली सबके साथ होता है। सबको लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे साथ भी होता था। जिस दिन पढ़ लेते थे उस दिन अलग कॉन्फिडेंस होता है, जिस दिन नहीं पढ़ाई हो पाती है उस दिन बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है और लगता है कि शायद ये जर्नी कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी। और मेंस के दौरान मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी। मुझे लगता था शायद मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सर्कमस्टांसेस भी ठीक नहीं है। पर उस दौरान मैं सिर्फ ये करती थी कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को मैं भले ही बेमन से करूं पर कर लेती थी कि अगर नहीं हुआ कुछ नहीं होता पर एटलीस्ट उसे करके आ जाएंगे हम। तो यही होता है कि हमेशा अपनी उन चीज़ों के बारे में याद करें जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव हैं। मल्टी टैलेंटेड तस्कीन मैम हमारे साथ थी इस वक्त, और इन्होंने मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, आप जो भी हो, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप बनना चाह रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, आप कर सकते हैं। और उसका जीता जागता एग्जांपल मैम है। मैम थैंक यू वेरी मच स्पेंडिंग योर टाइम, वैल्यूबल टाइम्स विद अस। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह आपके चेहरे में मुस्कुराहट रहे, खुश रहें। आपको जो भी जिम्मेदारियाँ दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से उसको बहुत ही शिद्दत के साथ आप पूरा करेंगे। अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।